हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो टू टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन दो तरह की है। एक होता है जो पूरा मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, वो उसमें ब्रीदिंग, और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि ब्रीदिंग का हम पढ़ेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में दो तरह की रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां क्या है, जो एक्चुअल में रेस्पिरेशन वर्ड आया है वो किससे है? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमने खाना खाया उस खाने से एनर्जी का बनना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका जो अपना फूड है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ही स्प्लिट हो जाता है, वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? एंड प्रोडक्ट इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और या फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जो ये चीज है ये तो होती है यीस्ट में। किसमें होगी? यीस्ट में। और ये होती है हमारे मसल सेल्स में। जो हमारे मसल सेल्स में रेस्पिरेशन है वो किस फॉर्म में होगी? जहां लैक्टिक एसिड और ये एनर्जी मिल रही है। अब मसल सेल्स ये जो है, इसमें एरोबिक में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी जो है 36 एटीपी और 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, और एरोबिक में सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो यहां सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं और यहां इतने सारे एटीपी बनते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब आते हैं हम ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होगी। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम कहां से इनहेल कर रहे हैं? हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से। अब यहां हमने देखो बेटा, ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेल क्या करते हैं और एक्सहेल भी क्या करते हैं? हम एयर करते हैं। जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉलो होता है। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो इसकी बात हो रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक की, इसमें सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल, नोज की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं। इससे क्या करेंगे? इनहेल ऑफ एयर। यहां बच्चे एयर लिखनी है भाई, हम यहां पर ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां कोई हमारे यहां फिल्टर नहीं लगा कि एयर से ऑक्सीजन फिल्टर होकर अंदर जाएगी। नहीं, हम क्या लेंगे? एयर लेंगे।
उस एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि हमें पता है 78% जो एयर कंपोनेंट्स है वो क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पॉल्यूशन की वजह से ये अप डाउन हो जाता है, लेकिन प्योर एयर में यही होता है। हम इसकी बात देखें तो चलो ये तो कम है, लेकिन यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है, तो एयर जो बॉडी में जा रही है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स होके जा रही है। लंग्स जो है वो इसको लेंगे, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को बॉडी नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन फ्री एलिमेंटल फॉर्म में सर्कुलेट नहीं कर सकता, दूसरा नाइट्रोजन के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी नहीं होती है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। इसका और प्रॉपर आंसर अभी इसी वीडियो में जब आगे देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि क्यों बॉडी में नाइट्रोजन ना जाके ऑक्सीजन बॉडी ले रही है, जबकि नाइट्रोजन एयर में ज्यादा कंसंट्रेशन में। अब यहां देखो, दूसरा है नेसल चैम्बर, नोज के अंदर वाली की चीज, नेसल चैम्बर और नेसल कैविटी भी बोलते हैं इसको। तो ये नेसल चैम्बर और नेसल कैविटी है, ये एयर कंडीशनिंग की तरह का काम करती है। क्यों? यहां पर फाइन हेयर्स हैं, जो ये फाइन हेयर्स है ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल्स इसने ट्रैप कर लिए, और एयर का टेम्परेचर जो है वो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी चेंज करने का काम नेसल कैविटी और नेसल चैम्बर करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, नेसल चैम्बर से, नेसल कैविटी से अंदर है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पाइप है, किस किस के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये देखो भाई, हम खाना खा रहे हैं, बक्कल कैविटी से इस जगह से जाता है, और एयर इनहेल करो तो हमें यहाँ फील होती है कि हवा, यहाँ हमारी एयर लगी है। तो ये वाली चीज जो है, ये वाला पोर्शन जो है, जो कॉमन पाइप है, क्या है इसका नाम, फेरिंग्स, जिसने नेसल कैविटी से एयर को आगे वाले ट्रैक में फॉलो करना है। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स देखो, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से देखो, फेरिंग्स जो है वो दोनों में खुल रहा है। ये अगर यहाँ फेरिंग्स है तो यहाँ पर एक साइड क्या है, लैरिंग्स, और एक साइड फूड पाइप। तो ये लैरिंग्स और ये फूड पाइप। आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि जब हमें खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लैरिंग्स है, ये क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका आंसर मिलेगा अभी आपको, और इसका आंसर आप इसको समझोगे तो अपने आप दोगे। देखो बेटा, इसमें क्या है, अब यहां हम लैरिंग्स लैरिंग्स बनाएंगे, क्योंकि फूड पाइप है। लैरिंग्स में देखो, ये इस तरह का बॉक्स है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। साउंड अगर आप पढ़ते हो तो साउंड का प्रोडक्शन किससे होता है, वाइब्रेशन से होता है। साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। यहां इस वॉइस बॉक्स के पास ऐसे स्लिट होती है, और स्लिट के ऊपर ऐसे एक कवर होता है, बहुत पतला सा, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलोगे, इपीग्लॉटिस। और ये सेट लाइक अपर्चर है, ये है ग्लॉटिस। मतलब ग्लॉटिस लिड को चलाने वाला एक लीवर की तरह काम करेगा, और ये लिड जैसा, ढक्कन जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इपीग्लॉटिस। ये हो गई इसकी वोकल कॉर्ड्स। ये क्या है, वोकल कॉर्ड्स। यहां जब हम खाना खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो क्या होता है इसमें
कि बोलने, देखो एयर तो इसमें से जाएगी क्योंकि एयर तो हर जगह से ट्रांसफर हो जाती है, कमरा बंद है, दरवाजे लगे हुए हैं, एसी चलो, फिर भी एयर होती है ना, तो ऐसे एयर तो इसमें से पास हो जाएगी इस एपिग्लॉटिस से। लेकिन खाना जो है, लेकिन वो अगर ये एपिग्लॉटिस खुला तो जाएगा। अब खाना तो वॉइस बॉक्स में जा रहा है, यहाँ इस खाने का कोई काम नहीं है क्योंकि लैरिंग्स का पड़ोसी कौन है, ईसोफेगस, फूड पाइप। अब खाने को ये थोड़ी पता है इन दोनों लैरिंग्स में घुसना है या फूड पाइप में, ईसोफेगस में। तो वो क्या होता है, यहां पर जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त की खाना इस लैरिंग्स में ना घुस जाए, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। एपिग्लॉटिस क्या हो गया, बंद हो गया। अब एयर तो पास होगी लेकिन साउंड प्रोडक्शन नहीं होगी। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ये लिड फिर खुल जाएगी, और खुलने से ही इन दोनों वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम बोल रहे हैं तो इसका खुलना बहुत जरूरी है, इसके खुले बिना आवाज नहीं आती। लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं तो कहा जाता है कि चुप रहो जिससे कि बंद रहे, और होता है, सबके साथ होता है। खाना खाते तो ऐसा लगता है बहुत तेज खांसी आई, रसक सी जैसे चली जाती है। वो क्यों, क्योंकि इस लैरिंग्स में कोई फूड पार्टिकल चला जाता है और हम उसको बहुत तेज कफिंग करते, खांसते हैं, जिससे कि वो फूड पार्टिकल वहां से निकल के आ जाए। एक बच्चा खेल रहा है, उसकी मदर राजमा बीन साफ कर रही है, राजमा उसकी मम्मी साफ कर रही है, और वो बच्चा खेल रहा है। पता नहीं खेलता खेलता बोल भी रहा है, और उसने वो बीन कब में अपनी मम्मी की प्लेट से उठाया और मुंह में डाल दिया। खेल रहा था, बोल भी रहा था अपनी मदर के साथ, थोड़ी देर बाद पता चला वो मर गया। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है और वो बीन तो बड़ा मोटा सा हो गया ना। वैसे उसने क्या किया, बोलते वक्त जब वो बीन है वो कहां चला गया, यहां फूड पाइप में जाने की बजाय किस में चला गया, लैरिंग्स में चला गया। अब लैरिंग्स तो लंग्स में खुलेगा आगे ट्रैकिया के थ्रू, तो लैरिंग्स में तो कोई ओपनिंग है नहीं बाहर की साइड, वो इसमें फंस गया और उससे उसकी डेथ हो गई। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम ये एपिग्लॉटिस क्या कर, अब एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, जो हम कह रहे हैं एक बार बार कि जब ये चुप रहते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद होता है, ये प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, जो फूड है उसको इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स में से इस फूड को जाने से बचा दिया इसने। तो इसका क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि लैरिंग, इसका फंक्शन क्या है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस प्रोवाइड एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स में फूड की एंट्री से उसको बचा दिया। तो अब यहां लैरिंग्स जो है वो खुलता है। एक चीज हमने यहां क्या पढ़ ली, इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर एपिग्लॉटिस, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, एपिग्लॉटिस। इसके बाद लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। गर्दन पे यहां हम जब हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसे लगता है पतली पतली सी लाइन बनी हुई है, यहीं से ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के नीचे से ट्रैकिया शुरू होता है, और ट्रैकिया कुछ इस तरह का विंड पाइप बोलते हैं इसको, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। जो ये विंड पाइप है बेटा, यहां से एयर का मेन पाइप है ये। इसके साथ दिक्कत ये क्या है कि ये जो वॉल है ना इसकी बहुत थिन है, पतली पतली वॉल होती है इसकी, इतनी पतली कि अगर एयर ना हो तो ये चिपक जाएगी। तो ये तो खतरनाक हो गया ना कि एयर नहीं है तो वो चिपक गई, और चिपक गई तो एयर पैसे अंदर कैसे जाएगा, वो खत्म फिर। बहुत, मैं हमेशा आपको कहती हूँ बॉडी जो भगवान ने बनाई है ना बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है, हर चीज है हमारी बॉडी में। हम खुद खराब करें वो एक अलग बात है उसको, लेकिन क्या है, बहुत हर एक सिस्टम का अपना एक रोल है और हर सिस्टम एक परफेक्ट फंक्शन कर रहा है। अब ये वॉल एक दूसरे से चिपके नहीं,
इसके लिए इसमें ये सी शेप, ऐसे ये रिंग्स होती है, ऐसी रिंग्स होती हैं ये, जिनको सी बनाया, मतलब आगे से तो जाएंगी, जैसे रिंग है ना, इसको यहां से कट हो जाए तो ये सी बन जाएगा, पीछे की साइड ये खुली होती है और आगे से ये कर्व होता है, तो ऐसा सी जो अल्फाबेट है ना, उसकी तरह की रिंग्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता ही है, बोन जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन सॉफ्ट है, ठीक है, तो कार्टिलेज की बनी होंगी। अब ये क्या कर रही है, अभी क्या बताया, वॉल थिन है और ये वॉल इस कार्टिलेज से ऐसे चिपकी रहेगी, जिससे कि अगर यहां हम कई बार सांस रोक लेते ना, कई बार 1-2 सेकंड के लिए, कुछ लोग तो 1-1 मिनट तक जो परमानेंट योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो और भी टाइम के लिए रोक लेते हैं, तो जो एयर होल्ड कर लेते हैं उस टाइम पे वो नहीं ले रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जब सांस नहीं ले रहे तो क्या होगा, ये चिपक जाएगी, लेकिन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको आपस में चिपकने नहीं देगा। तो क्या कर दिया इसने, प्रिवेंट मतलब बचाना, किससे, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग मतलब चिपकने से, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकियल वॉल, ट्रैकियल वॉल को इसने चिपकने से बचा लिया। किसने बचाया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कहां है, ट्रैकिया पे। ट्रैकिया का काम कहां है, एयर आई नॉस्ट्रल से नेसल चैम्बर में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, फिर फाइनली ट्रैकिया में पहुंच गई। और यहां ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया अकेला ऐसा है जो कहां तक जाएगा, ये जाएगा लंग्स के अंदर। जो ट्रैकिया है वो जाएगा इस तरह से नेक के नीचे, जब चेस्ट कैविटी में एंटर करेगा तो ये बाइफरकेट होगा और ये लंग्स के अंदर चला गया। कहां चला गया, लंग्स के अंदर। यहां जब ये बाइफरकेट हुआ, मोटी मोटी ट्यूब बनाई, तो इसी ट्रैकिया की इस वाली लेयर का नाम बना दिया ब्रोंकाई। क्या बना दिया, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई फिर जैसे एक पेड़ की जड़ें होती है ना, ऐसे ये फैलता जा रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस इसकी बन गई और ये ब्रांचेस इतनी ज्यादा होती हैं कि इसमें मिलियंस नंबर ऑफ टर्मिनेशंस है। यहां हम थोड़ा सा बना रहे हैं और ये ऐसे एक जो छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, वैसे ये टर्मिनेट होती है। इन बल्ब को बोलते हैं हम एल्वोलाई। जो ये ब्रांच बनी, ये क्या है, लंग्स। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया, ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ लंग्स में घुसने के लिए, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से और फर्दर ब्रांच कटी, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट हुई, खत्म हुई, वो एक बैग से छोटे छोटे थैले से जैसे बैलून लगा दिए उनके हर किसी के टिप पे, वो क्या है, क्या है ये, एल्वोली। हर चीज, फिर वही बात आती है, हर चीज डिजाइन। अब लंग्स, जैसे अगर चेस्ट में लंग्स है, गिर जाए तो खत्म हो जाएगा, लंग्स तो दब जाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं रिब केस। लंग्स, ये इसमें आएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, क्या है, लंग्स। तो मतलब लंग्स के अंदर जो तीन है, ये ब्रोंकी, ब्रोंक्योस और एल्वोली, ये तीनों किस में आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ रहे हैं। और यहां जो इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। पसलियां जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। इसी के पीछे राइट, सॉरी लेफ्ट साइड, एक्चुअल मतलब बीच से थोड़ा सा इधर होता है, लेफ्ट में हार्ट भी होता है। तो दो ऑर्गन, मेन दो ऑर्गन, हार्ट एंड लंग्स, दोनों प्रोटेक्ट कर दिया इस रिब केज ने। एक बॉनी स्ट्रक्चर, एक जाल बना दिया कि भाई इन वाले ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करो। अब एयर कहां कहां गई, लीक इससे, नॉस्ट्रल से, फिर कहां गई, नेसल चैम्बर में, फिर कहां गई, लैरिंग्स में, सॉरी फेरिंग्स में, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्योस, एल्वोली, और लास्ट में एल्वोली में पहुंचने के बाद क्या हुआ। यहां देखो हम लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लंग्स जो है, एक पेपर को फोल्ड कर लो,
एक पेपर को फोल्ड कर लो, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, इस तरह से। ये जैसे पेपर फोल्ड हो गया ना, ऐसे हमारा लंग फोल्ड है। और ये जो अंदर है वो क्या है, एल्वोली, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाइज, ये सब इसके अंदर ही है। तो यहां ये जो है, जैसे ये एयर भरेगी, ये उठेंगे फिर नीचे, फिर उठेंगे फिर नीचे, फिर उठेंगे, इस तरह से काम होता है। तो जो एयर, जो ये लंग्स है, इसकी वॉल जो होती है, लंग्स की वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है, इसको बोलते हैं प्लूरा। किसकी बनी हुई है, प्लूरा। पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है लंग्स के लिए। प्लूरा की वॉल बनी हुई है, पिंक कलर के होते हैं। देखो बेटा, जो पॉल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं और जो स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोक अंदर जा रहा है, लंग्स का कलर पिंक से ब्लैक होना शुरू हो जाता है। या जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, एक पॉल्यूटेड कंट्री में रहने वाला भी इतना ही हार्मफुल है, और पॉल्यूशन, और ऊपर से सोने में सुहागा तब हो जाएगा जब पॉल्यूटेड कंट्री सिटी में, एरिया में भी रह रहा है और उसके बाद भी स्मोकिंग कर रहा है, तो वो तो अपने लंग्स के साथ क्या ही कर रहे हैं, ये तो वही जाने। तो लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे मेन पार्ट है। तो लंग्स में आप देखो भाई, यहां लंग्स के नीचे ऐसे आर्क शेप में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम, जो ये डायाफ्राम है, ये एक तो इसका ये है कि ये बॉडी कैविटी को दो हिस्सों में बांट देता है, ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमेन कैविटी। जो आर्क है, ये आर्क, इससे ऊपर वाले हिस्से को, बॉडी के हिस्से को बोलते थोरैसिक कैविटी, और इसके नीचे वाले हिस्से को बोलते एब्डोमेन। दूसरा, देखो हिचकी आती है ना हमें, हिचकी आती है, क्यों आती है? इतना वेला कोई नहीं है, इतना खाली कि जो हमें याद करे। ये हुआ है ना कि याद कर रहा है, हिचकी आ गई और वो पानी पीने से वो इसकी यादों पे पानी पड़ गया। ऐसा नहीं होता है। क्या है कि जो ये डायफ्राम है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। अब जब हम, तो ये बार बार एक्सपायर अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो झटके लगते हैं जिसकी वजह से हिचकी हमें आती है। अब देखो, हमने इनहेल की एयर, यहां से ऐसा लगे ना कोई चीज ऊपर जा रही है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये डायाफ्राम जब है ऊपर जा रहा है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन सी प्रोसेस है, इनहेलेशन में। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका, और जब एक्सहेल करेंगे एयर को, जब एयर एक्सहेल होगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन। एक्सहेलेशन में रिलैक्स होता है, किसका, डायफ्राम का। यहां जो है चेस्ट कैविटी कब बढ़ेगी, एयर ली, रिबकेज बाहर आया, डायफ्राम ऊपर गया और एयर उसमें भर गई, तो चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज चेस्ट कैविटी। ठीक है। एक्सहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज होती है, और ये हमारी लंग की कैपेसिटी पे डिवाइड करती है। देखो, एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, इस एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का मैकेनिज्म पढ़ा है हमने।
टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना, वो है टाइडल वॉल्यूम। कभी हम सोच रहे हैं कि आज एयर इतनी गई इतनी बाहर आई, नहीं, नॉर्मल चल रहा है। कभी हम नहीं सोचते कि कैसे एयर जा रही है या कैसे बाहर आ रही है, नहीं। तो वो है टाइडल वॉल्यूम। एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV और IRV, ये दोनों मैकेनिज्म जो होते हैं, जोर से सांस ले छोड़ने के बाद भी एयर रह गई, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जोर से सांस लिया तो एडिशनल में आएगी ना एयर, कुछ जोर से सांस छोड़े तो एडिशनल में बाहर गई, उसके बाद रही तो एक्सपिरेटरी। जोर से सांस लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम नॉर्मल के प्लस में आ रहा है, वे नॉर्मल ले रहे थे उसके प्लस में आ गया, वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लंग कैपेसिटी, एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, एक होता है रेजिडुअल लंग कैपेसिटी। हमेशा देखो, जोर से कहते हैं ना, जो फिजिकल बच्चे देते हैं किसी फोर्स में सिलेक्शन के लिए या पुलिस लाइन में जा रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, फिजिकल का पेपर जो होता है उसमें एक एक्टिविटी ये भी होती है कि चेस्ट में कितनी एयर आप होल्ड कर सकते हो। तो मैक्सिमम एयर जो लंग्स में जा सकती है, जितना हम जोर लगा के सांस ले रहे हैं, उसके बाद हमारी लंग्स में कितनी एयर भर गई, वो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। और जब सांस छोड़ देते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स कभी खाली नहीं रहते कि ये पूरी एयर एक साथ बाहर चलेगी, नहीं, थोड़ी बहुत एयर हमेशा रहती है, बची हुई चीज है, इसलिए ये कहते हैं रेजिडुअल लंग कैपेसिटी। ये वर्किंग नहीं होती, नॉट वर्किंग, इससे कोई आदमी जी नहीं सकता कि बची हुई है तो जी जाए, नहीं। एक होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में इन तीनों को, टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV, सबको प्लस कर दो, वो आ गया वाइटल कैपेसिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो रेस्पिरेशन से इंस्पिरेटरी और एक्सहेलेशन जो मैकेनिज्म है उससे वर्क कर रहे हैं। अब देखो भाई, एयर तो पहुंच गई है कहां पर, एल्वोली में, लेकिन इस एयर से ऑक्सीजन कैसे बॉडी में सप्लाई हो रही है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि किस तरह से एयर इनहेल हुई, कैसे एयर बॉडी के अंदर गई। इसमें देखो, अगर खाली एल्वोली का स्ट्रक्चर बड़ा कर लो, ये एल्वोली बना ली, हमें सबको पता है बॉडी में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां ब्लड कैपिलरी ना हो या ब्लड वेसल्स ना हो, तो ये बना दी हमने ब्लड वेसल। लंग्स के पास ब्लड आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो यहां लंग्स के पास जब ब्लड आया, इस ब्लड के पास PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर जो कि mm मरकरी में मेजर किया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ऐसे ही PCO2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो यहां PO2 जो है ब्लड के पास वो होगा कम, और यहां ये तो फ्रेश एयर आ रही है, यहां PO2 क्या होगा, हाई होगा, पार्शियल प्रेशर। और ये एयर बाहर से आ रही है तो इसमें CO2 कम होगा, और ये बॉडी में वर्क करके आई है तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को देने ही आई है, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन
या पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ। एक टर्म पढ़ते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? हायर टू लोअर कैटेगरी से की साइड मूवमेंट होना। अब हाई है तो कितनी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ याद रखने का तरीका है, जहां भी CO2 हाई हो वहां लिख दो 45 mm मरकरी, और जहां कम हो वहां लिख दो 40 mm मरकरी। ये दो चीजें याद रख लो। 45 जहां CO2 ज्यादा है, 42 जहां 40 जहां CO2 कम है, और जो भी चीज कम है वो 40 लिखेंगे। ऑक्सीजन कम है तो ये 40 mm मरकरी, कम वाला तो वही लिखना है। लेकिन यहां एयर फ्रेश आ रही है तो यहां 104 mm मरकरी है। कहां से कहा गया? ये कहां हो रहा है प्रोसेस? ये पढ़ रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। भाई एल्वोली कहां है? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर एक्सचेंज कैसे हुआ? ब्लड ने कैसे ऑक्सीजन ली और कैसे उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो पहली बात तो ये ज्यादा से कम की साइड जाएगा, तो CO2 तो गया ब्लड वेसल से एल्वोली की साइड, और O2 आया एल्वोली से ब्लड वेसल की साइड। ये यहां आ गया, और ये कहां गया? एल्वोली में चला गया। अब एल्वोली को तो मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर क्या करेगा? एल्वोली से ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल चैम्बर, और नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर। उल्टा पैसेज पढ़ दिया। जब ये हो गया तो ये ब्लड क्या है? ब्लड की आदत ऐसी होती है जब उसके पास चीज है ना, तो वो बहुत अपने आप में कि हाँ मैं तो रईस हूं, अब मेरे पास सब कुछ है। तो ये ब्लड जाता है टिश्यूज के पास जहां लगातार काम हो रहा है। तो ये टिश्यू के पास गया। अब टिश्यू बेचारे काम कर रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन लगातार कम है, और ये ब्लड वेसल क्या लेके आया? ब्लड वेसल्स क्या लाई है? ऑक्सीजन ज्यादा है इनके पास, लेकिन ये दानी बहुत है, ये डोनेट कर देता है, इसको कोई शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं मेरे पास कम है। तो ये ब्लड वेसल जिसके पास PO2, यहां देखो 104 था, 40 था, सारी की सारी ऑक्सीजन नहीं आ पाती है। कितना आता है? 95 mm मरकरी। अब यहां ज्यादा वाले का रेशो अलग अलग हो गए ना। ब्लड वेसल में जब टिश्यू के पास ब्लड जा रहा है तो 95 mm मरकरी है, और एल्वोलाई में है 104 mm मरकरी। यहां टिश्यू जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास ऑक्सीजन कम है। कम का तो रेशो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, कितना लिखना है? 40 mm मरकरी। ये तो 40 ही होगा। लेकिन यहां CO2 क्या होगा? ये ब्लड तो ऑक्सीजन लेके आया है लंग से, तो इसमें CO2 कम होगा। CO2 के लिए कम के लिए क्या है? 40 mm मरकरी। टिश्यू वर्क कर रहे हैं तो टिश्यू के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 mm मरकरी। अभी आपको बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो ये दो वैल्यूज याद कर लो, 40 45। ज्यादा है तो 45 लिख दो, कम है तो 40 लिख दो। लेकिन ऑक्सीजन में कम है तो ऑक्सीजन में भी 40 लिखनी है। ज्यादा वाली ऑक्सीजन एल्वोली में 104 है और यहां 95 है। अब ये ऑक्सीजन कहां गई? ब्लड से टिश्यू में गई। कहां गई? ब्लड से टिश्यू में। कौन सी प्रोसेस हुई? डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ गई? ब्लड में आ गई। इस ब्लड के पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, फिर भेजा गया लंग्स के पास कि भाई मुझे ऑक्सीजन दे दे, मैं तो बाट आया। लेकिन ये यहां से यहां जाने में भी हार्ट बीच में आएगा, हार्ट हेड क्वार्टर है, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको। बांटने जाएगा तब भी और बाट लेने आएगा तभी भी। वो हम ट्रांसपोर्टेशन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अभी देखो दो एक्सचेंज बनने, एक टिश्यू में और एक लंग्स में।
अब ये तो हमने कह दिया कि ये यहां गई, ये यहां गई, ये यहां गई। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नाइट्रोजन क्यों नहीं बॉडी लेती है, जबकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है, क्यों नहीं लेती? उसका आंसर अब आएगा आपके आगे। यहां देखो बेटा, जब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रही है तो ब्लड एक पाथ होल होगा। किस, देखो एयर है, फ्री फॉर्म में तो घूम नहीं सकती, तो एयर क्या करती है, कॉम्बिनेशन करती है हीमोग्लोबिन से। इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, वो क्या था, एक्सचेंज, यह ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और गैसेस में भी कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अगर CO2 के साथ मिला बन जाए तो कार्बोक्सी या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। मतलब ट्रांसपोर्ट या तो इस फॉर्म में होगा या तो फिर इस फॉर्म में होगा। अब आप देखो एल्वोली, एल्वोली मतलब लंग्स लिखो, और ये टिश्यू। दो कंडीशन हमने पढ़ी थी एक्सचेंज में, वही दोबारा आ गई है। लंग्स में क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, एसोसिएशन, ब्लड के अंदर गई ना ऑक्सीजन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां हुआ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ये एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लंग्स के अंदर, ब्लड में एल्वोली से ऑक्सीजन आ रही है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है और ये बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां पर, लंग्स के अंदर। यहां जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, तो कंडीशन क्या क्या है जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने? सबसे पहला तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तभी तो ब्लड क्या करेगा, लेगा। मेरे पास कमी है भाई, मुझे दे दो ऑक्सीजन, तो उसने ले लिया। दूसरा, इसके पास क्या ज्यादा था, ब्लड के पास CO2 ज्यादा था, ब्लड की बात हो रही है। और तीसरी चीज है, इसमें pH भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी। pH का मतलब ये हाइड्रोजन आयन ही लिखो, मोर हाइड्रोजन आयन और मोर टेम्परेचर। टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा, कोई दो ऐसे नहीं 4-5 डिग्री बढ़ा दो उसको। ये तीन चीज ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो तो ऑक्सीजन उसके पास आ जाएगी और एसोसिएशन होगा, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कहता है कि यहां पर, अब कहा हुआ था डिसोसिएशन, टिश्यू के पास, टिश्यू में क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि टिश्यू में जो ब्लड था उसके पास क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। कम क्या है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, इसलिए उसने ऑक्सीजन को तोड़ा और क्या बना दिया, क्या दे दी, ऑक्सीजन। ये यहां उल्टा होता है रिएक्शन, हीमोग्लोबिन से ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये डिसोशिएट हो रहा है, ये क्या बना रहा है, Hb प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री हो गई और कहां चलेगी, टिश्यू में चलेगी। यहां लो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन था, लो ही हाइड्रोजन आयंस होते हैं और लो ही क्या, इसमें क्या है, टेम्परेचर भी कम है। ये कंडीशन है, इसके बेस पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आता है जो कि सिग्मोइड कर्व है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन
ब्लड में बढ़ेगा वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। यहां यही कह रहा है ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी तो वो टूट कर डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, ऑक्सीजन कम है तो वो खुद अपनी बॉन्डिंग बनाने लगेगा और लेगा, ज्यादा है तो बांटेगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्लियर? ये पूरा की पूरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन हम कर गए। इसमें बेटा हमने सबसे पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये हम कह रहे हैं कि टिश्यू में ये गया, ऑक्सीजन बना दी इसने, तो ये क्या होता है, एक वैल्यू होती है RQ। क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन? जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाया गया तो उसमें एब्जॉर्प्शन हुई थी बिल्ली से। एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। वो सारी चीजें कहां गई? ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वो फिर टूटेंगी और वो टूट के क्या बना देंगे? ATP। तो अगर तो ये होता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है ये क्या होता है? रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। मतलब हमने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया है तो ऑक्सीजन जितनी ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, और इसकी RQ वैल्यू आती है किसके लिए? RQ वैल्यू 4, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी है? 1। ठीक है। प्रोटीन के लिए ये वैल्यू, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ब्लड के अंदर प्रोटीन जो कंटेंट है उसको एनर्जी बनाने में ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम होता है। ये आती है वैल्यू 0.09, 0.9। और फैट के लिए यही वैल्यू, फैट और लिपिड्स के लिए वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब और घट गई है, और ये होगी 0.7। तो ये जो RQ वैल्यू है ये भी रेस्पिरेटरी वैल्यू होती है। ये पूरा की पूरा इसमें रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, वो कवर हुआ है।